हेलो एवरीवन, लर्निंग चैनल एजुकेशन एंड एग्जाम्स पर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड बोर्ड के द्वारा आयोजित क्लास 10th की मैथमेटिक्स परीक्षा 2020 के क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन पर। और इसका फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व कर लिया है, जिसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी के 15 प्रश्नों के हल दिए थे मैंने, और आप सबने उसे बड़ा अप्रिसिएट किया और आप उसे लगातार देख रहे हैं। तो मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं इसका सेकंड पार्ट जल्दी से आपके लिए लेकर के आऊँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इस सॉल्यूशन के सेकंड पार्ट पर, और जहां पर हम पढ़ेंगे सेक्शन सी के क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 25 तक के प्रश्न को हम यहाँ पर हल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस पेपर सॉल्यूशन से कुछ हेल्प मिल रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, और जो आपके जूनियर स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो इस समय 10th क्लास में हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उनकी आने वाली परीक्षाओं के लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण हो सके और वो अपनी परीक्षाओं की तैयारी अच्छे ढंग से कर सकें। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 था इस पेपर का। एक चार घातीय पॉलिनोमियल दिया हुआ था 2x⁴ माइनस 3x⁻³ माइनस 3x² प्लस 6x-2, और इसके दो शून्य दिए गए हैं, √2 और -√2। तो आपको इसके दो और शून्य ज्ञात करने हैं, क्योंकि ये चार घातीय बहुपद है तो इसके चार शून्य होंगे। तो दो और शून्य ज्ञात करने हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको कैसे हल करेंगे हम देखते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे px, जो बहुपद दे रखा है, और आपको दिए हैं इसके दो जीरो हैं, √2 एंड -√2। तो जीरो का मतलब ये है कि अगर x की वैल्यू को हम यहाँ √2 रख दें तो पूरा बहुपद जीरो हो जाएगा, और x की वैल्यू अगर फिर -√2 रखें तो फिर भी पूरे बहुपद की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू √2 है, यानी x = √2 है, और अगर x = √2 होगा तो x - √2 = 0, तो x - √2 इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है। और सिमिलरली x = -√2 है तो x + √2 भी इसका एक फैक्टर होगा। तो इस बहुपद के दो गुणनखंड हमें दिए गए हैं, एक है x - √2 और एक है x + √2। अगर इन दोनों गुणनखंडों को हम गुणा करें तो ये a - b और a + b के फॉर्मूले से हम इसको लिख देंगे a² - b², यानी a की जगह है x का वर्ग और b की जगह है वर्गमूल 2, तो वर्गमूल 2 का वर्ग 2 हो जाएगा। तो जब x - √2 और x + √2 इसके दो गुणनखंड हैं, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो आएगा x² - 2। तो यह भी इस बहुपद px का एक फैक्टर होगा। तो बहुपद px का एक गुणनखंड हमें मिल गया जो द्विघात गुणनखंड है। अब अगर इस द्विघात गुणनखंड से इस चार घात वाले पद को विभाजित करेंगे तो ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो x² - 2 से भाग करने पर जो भी पद यहाँ पर आएगा वो बहुपद का हो जाएगा दूसरा गुणनखंड। तो देखेंगे, भाग देने की प्रक्रिया बड़ी आसान है और आप अच्छी तरह से समझते हैं इस प्रक्रिया को। और स्टूडेंट्स, इसी तरह का प्रश्न मैंने उत्तराखंड बोर्ड एग्जाम तैयारी के हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स यानी हॉट्स पार्ट 1 के वीडियो में बता रखा था, और अगर आपने वहाँ पर उस वीडियो को समझा होगा तो इस प्रश्न को करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। तो अब आइए देखते हैं, px को डिवाइड करना है x² - 2 से। तो पहला है 2x⁴, तो यानी x² को हमने x⁴ बनाना है और गुणा उसका गुणांक 2 लाना है। तो यानी हमें इस x² को 2 से भी गुणा करना है और x² से भी गुणा करना है। तो यहाँ लिख दिया हमने 2x², और इसको गुणा करने के बाद 2x² को x² से गुणा करेंगे तो 2x⁴ हो जाएगा, और 2x² को -2 से गुणा करेंगे तो जाएगा -4x²। तो यहाँ पर क्यूब वाला पद इसके नीचे नहीं लिखेंगे, बल्कि जो ये x² वाली पद है इसके नीचे लिखेंगे। और घटाने के लिए इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, ऋण, और ये ऋण चिन्ह था तो ये हो गया धन चिन्ह। ठीक है। और ये पहला वाला पद कट गया। तो अब आपके पास जो शेष बचा है वो है यहाँ से -3x³, उसको उतार दिया। ये था -3x² और यहाँ नीचे हो गया +4x²। तो सिर्फ आपके पास बचा प्लस का x² और +6x और -2, इसको ज्यों का त्यों उतार दिया। अब हमें x² का भाग देना है किसमें, 3x³ में, और वो भी माइनस साइन के साथ। तो x² को -3 से मल्टीप्लाई करना है और x² को x से मल्टीप्लाई करना है, यानी टोटल -3x यहाँ पर आएगा। तो -3x आएगा, तो पहला पद तो जाएगा -3x³, और -3x को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा +6x। इसको यहाँ लिख दिया 6x के नीचे। घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि 3x³ और
ये माइनस का 3x क्यूब है, ये प्लस का 3x क्यूब है, तो दोनों कैंसिल हो गए। और उसी प्रकार से यहाँ पर ये प्लस का 6x है और ये माइनस 6x है, ये भी कैंसिल हो गया। तो जो शेष बचा है आपके पास वो है यहाँ से एक्स स्क्वायर और यहाँ से -2, और यहाँ भी एक्स स्क्वायर -2 है, तो एक्स स्क्वायर -2 से एक्स स्क्वायर -2 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा और शेषफल आ जाएगा 0। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि बहुपद px को एक्स स्क्वायर -2 से भाग करने पर दूसरा बहुपद आया है 2x स्क्वायर -3x, तो यह भी इसका एक गुणनखंड है और ये भी इसका एक गुणनखंड है। इस गुणनखंड के दो रेखिक बहुपद हैं, x -√2 और x +√2, तो इसके दो गुणनखंड आपको दिए हुए हैं। अब इसी प्रकार से हमने इसके रेखिक गुणनखंड करने हैं और हमें दो शून्य मिल जाएंगे। तो देखेंगे यहाँ पर 2x स्क्वायर -3x + 1 है, तो बीच वाले पद के टुकड़े करेंगे, बीच में है 3 और a और c की गुणा करके हो गया 2 × 2, तो हमें 3 कैसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर 2 आए और जोड़ने पर 3 आए, तो 3 कैसे 2 टुकड़े, 2 और 1 है। लेकिन यहाँ -3 है तो उसके टुकड़े हो जाएंगे -2 और -1, तो 2x स्क्वायर -2x -x + 1, पहले दो पदों में से 2x कॉमन आ रहा है तो ब्रैकेट में बचेगा x -1, और लास्ट के दो पदों से -1 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में बचेगा x -1। तो इस प्रकार से x -1 एक गुणनखंड हो गया इस बहुपद का और 2x -1 दूसरा गुणनखंड हो गया। और अब अगर हमें इसके शून्य निकालने हैं तो अगर हम x -1 की जगह 0 रखते हैं तो x की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। और दूसरा है 2x -1, इसकी जगह 0 रखेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो हम कह सकते हैं कि बहुपद के जो दो अन्य शून्यक हैं, एक है उनमें से एक है x की वैल्यू 1 और दूसरा है हाफ। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपका हल हो जाता है और ये हॉर्स टाइप का प्रश्न था, आपने अवश्य कर लिया होगा। अब देखते हैं स्टूडेंट्स दूसरा प्रश्न, यानी इस पेपर का प्रश्न नंबर 17। और प्रश्न नंबर 17 है रैखिक समीकरण युग्म से, और इस समीकरण को हमने हल करना था ग्राफीय विधि से। समीकरण देखिए x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12। तो इक्वेशन 1 है x + 3y = 6। तो यहाँ पर आप x के पदों में लिखना चाहेंगे तो y को ट्रांसपोज कर देंगे तो x हो जाएगा 6 - 3y। अब आप y की वैल्यू रखते जाएंगे तो x की वैल्यू निकलती जाएंगी। तो सबसे पहले अगर आप y = 0 रखते हैं तो ये वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो x की वैल्यू हो जाएगी 6। इसी प्रकार से अगर आप y = 1 रखते हैं तो ये 3 × 1 यानी ये वाली टर्म हो जाएगी 3, तो x की वैल्यू हो जाएगी 6 - 3 यानी x = 3। और इसी प्रकार से अगर आप y = 2 रखते हैं तो ये वाली टर्म हो जाएगी 3 × 2 = 6 यानी 6 हो जाएगी, और x की वैल्यू जाएगी तब 6 - 6 यानी 0। तो पहले समीकरण के लिए आपने टेबल बना दी x और y की वैल्यू में, तो पहले x का मान रखना है, तो x = 0 तो y = 2, x = 3 तो y = 1 एंड x = 6 तो y = 0। ये पहले टेबल आपने पहले समीकरण के लिए बना दी। अब दूसरे समीकरण है 2x - 3y = 12। तो देखेंगे यहाँ पर अब आप y को ट्रांसपोज करेंगे तो 2x - 3y = 12, तो 2x हो जाएगा 12 और +3y हो जाएगा, ये माइनस की जगह +3y, ठीक है। और x हो जाएगा 4 + y/2। अब आप y की वैल्यू रखते जाएंगे तो x की वैल्यू निकलती जाएगी। देखो y आप 0 रख देंगे तो ये वाली टर्म हो जाएगी 4 + 0/2 यानी 3 × 4/2 या 3 × 4 = 12/2 यानी x की वैल्यू हो जाएगी 6, ठीक है। अगर आप y रखते हैं 2 तो x की वैल्यू जाएगी, देखो 4 और 2 6 हो जाएगा ये, तो 6 को काटेंगे 2 से तो 3 बार कर जाएगा, तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा x की वैल्यू यहाँ पर 9, ओके। तो यहाँ भी 9 आ जाएगा। और अगर आप y रखते हैं -4, ठीक है, तो y आप अगर -4 रखते हैं तो 4 - 4 ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो x की वैल्यू जाएगी 0। तो हमारे पास दूसरे समीकरण के लिए भी टेबल बन गई, x की वैल्यू 6 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 9 तो y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -4, ठीक है। इस डेट से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि x की वैल्यू 9 आ रही है, और अब जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में 9 तक की लाइन खींचनी होंगी, तो कई बार ग्राफ छोटा होता है तो आप इस वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप y की जगह 2 की जगह -2 रखते हैं, y की जगह अगर आप -2 रखते हैं तो देखो 4 और यहाँ हो जाएगा -2, तो 4 में से 2 घटा के 2 आएगा, तो ये 4 - y यानी 4 में से 2 घटा के 2 और 2 से 2 कट जाएगा, तो x की वैल्यू 9 की जगह हो जाएगी हमारे पास 3, और इसको हम आसानी से ग्राफ पर दिखा सकते हैं। तो x = 3 तो y हो जाएगा यहाँ -2,
ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया -2, मैंने इसको यहाँ पर अलग से लिख दिया -2। अब हमें एक ग्राफ पेपर लेना है और उस ग्राफ पेपर पर इन वैल्यूज को दिखाना है और जहाँ पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी वो बिंदु हो जाएगा इस समीकरण का हल। तो आइए देखते हैं। हमें ग्राफ बनाना है तो हम ग्राफ लेंगे और इसमें एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस खींच लेंगे पहले। तो ये खींचा आपने वाई एक्स और इसी के साथ आप यहाँ पर खींच लेंगे एक्स एक्स। अब आप दूरियां देखेंगे, अब आप देखेंगे दूरियां, तो आपको एक्स एक्स पर अधिकतम वैल्यू लेनी है 6 और न्यूनतम वैल्यू लेनी है 0, और वाई एक्स पर आपको अधिकतम वैल्यू लेनी है 2 और न्यूनतम वैल्यू लेनी है -4। तो आप यहाँ ग्राफ पर दिखाएंगे एक्स एक्स पर 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ 1 2 3 4 5 और 6, और वाई एक्स पर 1 2 3 धनात्मक दिशा में और -1 -2 -3 और -4 ये ऋणात्मक दिशा में हो गई। तो अब आप पहले समीकरण के लिए देखेंगे तो x की जगह x है 0 तो y है 2, तो ये वाला बिंदु आ जाएगा x0 y2 यानी y x पर, तो ये वाला बिंदु है पहले समीकरण के लिए। दूसरा फिर है x पर 3 तो y पर 1, तो x पर 3 तो y पर 1 ये वाला बिंदु होगा, और x पर 6 तो y पर 0 तो ये वाला बिंदु होगा। तो इन तीनों बिंदुओं को अगर आप मिलाएंगे तो आपको रेखा का ग्राफ मिल जाएगा, और मिलाइए इनको। और यहाँ पर हम लिख भी देंगे, ये थी x + 3y = 6। दूसरे समीकरण के लिए आप देखेंगे तो दूसरे समीकरण के देख लें आप, x = 6 y = 0, तो x की जगह 6 और y की जगह 0, तो फिर यही बिंदु आ जाएगा। और दूसरा है x की जगह 3 तो y की जगह -2, तो x की जगह 3 तो y की जगह -2 यानी कि ये वाला बिंदु आएगा -2। और फिर x की जगह 0 तो y की जगह -4, तो x की जगह 0 y की जगह -4, तो ये वाला बिंदु आएगा। अब आप इसको रेखा को भी मिला देंगे, तीनों बिंदुओं को मिला देंगे तो दूसरी रेखा का ग्राफ मिल जाएगा आपको। और 3 हल निकालने का मतलब हमारा यही है कि आपको पता चलेगा तीनों बिंदु एक सरल रेखा में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और समीकरण सही है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया ये, और ये है समीकरण हमारी कौन सी थी, ये 2x - 3y = 12, 2x - 3y = 12 ये वाली समीकरण थी। दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं वो बिंदु है 6 0, तो हम यहाँ लिख देंगे x = 6 और y = 0, यही है समीकरण का हल। और आप अपने उत्तर में भी यहाँ भी लिख सकते हैं x = 6 एंड y = 0, दैट इज द आंसर। ठीक है, और इस ग्राफ को इसी प्रश्न के सामने यहाँ पर अटैच कर देंगे तो आपको मिलेंगे पूरे मार्क्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब लेते हैं प्रश्न नंबर 18 जो है समांतर श्रेणी का। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस प्रश्न को भी हमने हॉर्स सीरीज में सॉल्व करके दिया था, इसी तरह का प्रश्न था स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं। इसमें समांतर श्रेणी का प्रथम पद दे रखा है 8, अंतिम पद दे रखा है 62 और पदों का योग दे रखा है 210। तो आपको पदों की संख्या भी निकालनी है और सार्वंतर यानी डी भी निकालना है। तो आप लिख देंगे कि गिवन दैट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी यानी ए = है 8 और लास्ट टर्म यानी एल = है 62। लास्ट टर्म का मतलब है एन, अगर आप इस सीरीज में लेते हैं एन टर्म्स तो लास्ट टर्म यानी nth टर्म हो जाएगी 62, तो आप लिख देंगे ए एन = 62। और हम जानते हैं सूत्र से कि ए एन = होता है a + n - 1 × d, और 62 बराबर हो जाएगा 8, ए की जगह 8 और प्लस n - 1 × d। n की वैल्यू भी आपको पता नहीं है, d की वैल्यू पता नहीं है, तो इस टर्म को n - 1 × d ऐसे रहने देंगे। और यही मैंने आपको हॉर्स सीरीज में जब मैं प्रश्न को हल करवा रहा था तब भी बताया था। तो n - 1 × d की वैल्यू आ गई, 8 को ट्रांसपोज कर देंगे तो 62 में से 8 घटा के आ जाता है 54। तो ये पूरी टर्म यानी n - 1 × d की वैल्यू आ गई 54, और इस वैल्यू को आपने रखना है जब आप पदों के योग वाले सूत्र में मान रखेंगे। तो आपको दे रखा पदों का योग Sn = 210, तो सूत्र है Sn = n/2, 2a + n - 1 × d। देखिए n - 1 × d यहाँ पर भी आ रहा है, अब यहाँ से आप इस वैल्यू को पुट कर देंगे तो 210 बराबर हो जाएगा n/2 और 2a यानी 2 × 8 और प्लस n - 1 × d बराबर 54, समीकरण 1 से आपने रख दिया। 210 बराबर n/2 और 16 में 54 जोड़ देंगे, और इस 2 को अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 × 2 यहाँ हो जाएगा,
और 64 में 54 जोड़ के आता है 70 और n से गुणा कर देंगे तो जाएगा 70n। और n की वैल्यू निकालनी है तो 210 गुणा का 2 लिखा था और उसको 70 से डिवाइड कर देंगे। गुणा करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि 70 से कट रहा है, 70 से 210 3 बार करता है, 7 3 21 तो 70 3 210। और जो लास्ट में n की वैल्यू बचेगी 70 से 210 कट गया 3 बार तो 3 गुणा गए 2 तो n बराबर हो गया 6। तो हम कह सकते हैं कि इस सीरीज में पदों की संख्या है 6। और अगर आपको डी निकालना है तो समीकरण 1 में फिर n का मान रख देंगे। तो समीकरण 1 में n बराबर रखेंगे 6 तो 6 ऋण 1 गुणा गया डी यानी 5d बराबर हो गया 54। तो डी की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 54/5, 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये कट नहीं रहा है पूरा पूरा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, डी तो आपके पास फ्रैक्शन में आ सकती है, डेसिमल में आ सकती है, लेकिन n जो है हमेशा इंटीजर में आएगा। तो यहाँ पर n इंटीजर है, पूर्णांक संख्या है और d फ्रैक्शन संख्या है, तो आपका सवाल बिल्कुल सही है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 19 पर, और ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आता है, यानी कि जो आपका पहला पार्ट है वास्तविक संख्या है उस पार्ट से आ रखा है और बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो देखते हैं कैसे इसको हल करना था। दो संख्या है 306 और 657 और उनका आपको HCF यानी महत्तम समापवर्तक दे रखा है 9। तो हमें पता है कि अगर दो संख्याएं दे रखी हैं तो उनका प्रोडक्ट यानी उनका गुणनफल बराबर होता है किसके, उन्हीं संख्याओं के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर। तो अगर आपको LCM निकालना है 306 और 657 का तो आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 306 एंड 657 डिवाइडेड बाय HCF ऑफ द गिवन नंबर्स। तो 306 को 657 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे HCF जो 9 दे रखा है उसे डिवाइड कर देंगे। तो 9 से 306 भी कटेगा और 657 भी कटेगा। क्यों? क्योंकि ये इनका HCF है, फैक्टर है दोनों संख्याओं का। तो 9 से अगर आप 306 को काटेंगे तो 34 बार कट जाएगा, 9 3 27, 4 3 शेष बचेगा 36 और 9 चौको 36 तो 34 आ गया। और 34 को अगर आप 657 से गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पर मैंने गुणा करके दिखा रखा है, ये आ गया 22,338। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का हल हो गया, यानी जो दी गई संख्या है उनका LCM हो गया 22,338। अगर आपने ऐसा किया है तो आपको पूरे 3 अंक मिलेंगे। 20वां प्रश्न है स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री से tan 2 थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा प्लस 6 दिया है, तो आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है। और ये प्रश्न फिर हॉर्स सीरीज से आया है और वहां पर मैंने इस प्रश्न को हल किया है और लगभग ऐसा ही प्रश्न था। अगर आप वहां पर समझ गए होंगे तो इसको आराम से हल कर सकते थे आप। tan 2 थीटा इज इक्वल टू दिया है कॉट थीटा प्लस 6। तो सबसे पहले आपको इस 10 को कॉट बनाना था या तो इस कॉट को 10 बनाना था। तो यहाँ पर ज़्यादा सुविधाजनक है कि आप 10 को कॉट बना दें। तो 10 को कॉट बनाने के लिए पूरा कोण युग्म होता है tan थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। तो जहाँ पर tan 2 थीटा लिखा है वहाँ पर आप कॉट 90 माइनस 2 थीटा लिख देंगे। तो लिख दिया कॉट 90 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा प्लस 6। और कॉट इस साइड में भी है, इस साइड में, तो इसको आप कैंसिल कर देंगे तो आपके पास सिर्फ बचेगा 90 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस 6। और अब ये सिंपल इक्वेशन हो गई। थीटा को आप यहाँ लाएंगे राइट हैंड साइड में तो माइनस 2 थीटा, तो यहाँ जाकर 3 प्लस हो जाएगा। तो थीटा प्लस 2 थीटा यानी 3 थीटा, और 90 को 6 को यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो 90 माइनस 6, तो 90 में से 6 कटा गया जाता है 84 और थीटा और 2 थीटा जोड़ के 3 थीटा, तो 3 थीटा इज इक्वल टू हो गया 84 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 84 को डिवाइड करेंगे 3 से तो हो जाएगा 28 डिग्री। तो जो यहाँ पर जो थीटा का मान आ रहा था वो 28 डिग्री आ गया और यही आपके प्रश्न का हल था। और स्टूडेंट्स अब हम देख रहे हैं 21वां प्रश्न। ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने बहुत अच्छे ढंग से आपको समझाई थी। इसके 3 पार्ट मैंने अपलोड किए थे, दूरी सूत्र से लेकर के विभाजन सूत्र और त्रिभुज के क्षेत्रफल संबंधी सूत्र तक। तो यहाँ पर जो प्रश्न था थोड़ा हॉर्स टाइप का प्रश्न था, आपको थोड़ी सी अपनी स्किल से लगानी थी, लेकिन इस तरह का प्रश्न मैंने आपको समझा रखा था तो आप इसको आराम से हल किया होगा आपने। सिद्ध कीजिए कि बिंदु A0, 0B और 1 1 समरेखीय हैं यदि 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके एजुकेशन और आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉपिक पर चर्चा करता हूं। तो जब तक आप एजुकेशन में हैं और जब तक आप अपने एग्ज़ाम दे रहे हैं तब तक मैं आपकी मदद करने वाला हूं। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ते हैं। आपको जो 3 पॉइंट दिए हैं उनमें से एक को A, एक को B और एक को C ले लो। और आप जानते हैं कि जो ABC अगर त्रिभुज बन रहा है तो इस त्रिभुज का कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा।
ठीक है। तो त्रिभुज क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 x1 और ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 और प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। अब यहाँ पर आप x1 y1 a0 को ले लेंगे, x2 y2 0b और x3 y3 c के कोऑर्डिनेट यानी 1 1 हो गए। तो यहाँ पर रखेंगे आप तो 1/2 a x1 की जगह a और y2 y3 की जगह b माइनस 1, फिर x2 की जगह 0 और 1 माइनस 0 और फिर x3 की जगह 1 और y1 की जगह 0 और y2 की जगह माइनस b। इसको खोलेंगे तो a को मल्टीप्लाई करेंगे b से तो ab और a को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो माइनस a। यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई हो रहे तो ये पूरी टर्म 0 हो गई। और अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -b से तो -b। तो यहाँ पर इतना बच गया। अब आपको यहाँ पर अपनी स्किल लगानी है कि अगर ये पॉइंट ए बी सी कोलिनियर है यानी कि संरेखी है, एक ही रेखा पर स्थित है, तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। और त्रिभुज नहीं बनेगा तो जो ये एरिया हमने निकाल रखा है ये 0 होगा। तो इस एरिया को 0 रखेंगे यानी 1/2 ए बी माइनस बी को 0 रखेंगे तो आपको मिलेगा 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है। और ये ए बी माइनस का बी बी माइनस का, इनको अगर आप ट्रांसपोज करेंगे तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे यानी आप लिख सकते हैं ए बी बराबर ए प्लस बी। और अब आपको दिखाना है 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1। तो आप इस सीरीज में तो आप इस इक्वेशन के प्रत्येक टर्म को ए बी से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा ए बी बराबर a बी और प्लस b। अब यहाँ से देखो ए बी से बी पूरा करके तो यहाँ बचेगा 1 और a से यहाँ a कट गया तो यहाँ बचेगा 1/b और यहाँ b से b कट के तो यहाँ बचेगा 1/a। तो हम लिख सकते हैं 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1। दैट्स प्रूव्ड। ओके। क्वेश्चन नंबर जो 21वां था इसी में एक इंटरनल चॉइस थी और क्वेश्चन दिया था दूसरा, बिंदुओं 1 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6 को जोड़ने वाले रेखाखंडों को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है, इस परछेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स ये प्रश्न भी सेम टू सेम मैंने आपको सॉल्व करवाया था, बस वहाँ पर अंतर इतना था कि यहाँ पर y अक्ष दिया है, वहाँ पर x अक्ष में हमने सॉल्व करवाया था इसको। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना था इसको। जो पॉइंट्स दिए गए हैं, पॉइंट ए है 1 और -4 और बी है -5 -6। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी हमने यहाँ दिखा दिए और इन दोनों पॉइंट को जो जोड़ने वाली लाइन है उस पर एक बिंदु है पी, हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। लेकिन ये बिंदु y अक्ष पर है, इसका मतलब इसका x कोऑर्डिनेट तो पहले से 0 होगा। तो हमारे पास सिर्फ इतना काम था कि हमें b की वैल्यू निकालनी थी। तो अगर हम माने कि लेट्स द पॉइंट इज p एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p इज 0 एंड b बिकॉज p इज एट y एक्सिस। एक तो हमें पॉइंट b निकालना है और एक हमें निकालना है कि इस पॉइंट p ने लाइन ए बी को किस रेशियो में काटा है, यानी कि अगर ए पी है m और पी बी है n तो हमें m और n की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो आपने लिख दिया लेट्स रेशियो ए पी रेशियो पी बी इज इक्वल टू mn। तो अब सूत्र क्या है, डिवीजन फॉर्मूला क्या है कि अगर हमें डिवीजन पॉइंट के कोऑर्डिनेट x और y हैं तो x इक्वल टू हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और y की वैल्यू हो जाएगी my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। और डिवीजन पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो x कोऑर्डिनेट है वो है 0 तो x इक्वल टू 0 और x1 और x2 हो गया 1 और -5। तो 0 इज इक्वल टू m इंटू -5 प्लस n इंटू 1 अपॉन m प्लस n, यानी m प्लस n का मतलब हमें निकालना है, ये दिया नहीं है तो m प्लस n ही लिख देंगे। अगर आप देखेंगे तो m को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5n और n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस n, -5m प्लस n और m प्लस n को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो -5m प्लस n इज इक्वल टू 0 और यहाँ से अगर आप पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का ये इधर आ जाएगा तो प्लस 5m हो जाएगा। तो 5m इज इक्वल टू 9 और m और n का रेशियो निकालना तो n को यहाँ ले आएंगे और 5 को यहाँ ले जाएंगे तो m अपॉन n इज इक्वल टू गया 1/5। तो हमारे पास जो रेशियो निकालना था हमको वो रेशियो निकल गया 1:5, यानी कि इस पॉइंट P ने ए बी को 1 और 5 के अनुपात में विभाजित किया है। अब आपको विभाजन बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं तो पहला बिंदु तो 0 है, b के मतलब निकालना है। तो y कोऑर्डिनेट के जो निर्देशांक होंगे वो होंगे my2 प्लस ny1 m प्लस n। यहाँ पर y1 बराबर है -4 और y2 बराबर है -6। तो अगर इन वैल्यूज़ को हम पुट कर लेते हैं, m की जगह 1 और n की जगह 5, तो y इक्वल हो जाएगा 1 इंटू -6 y2 की वैल्यू और प्लस n यानी 5 इंटू -4 y1 की वैल्यू और डिवाइडेड बाई 1 प्लस 5। तो y इक्वल टू -6 और 5 को 20 -20 अपॉन
6। तो यहाँ y की वैल्यू जाएगी -26/6। तो हम लिख देंगे कि जो ये विभाजन बिंदु है P, उसके जो कोऑर्डिनेट हो गए वो होंगे 0 और -26/6। और अब देखते हैं 22वां प्रश्न, जो कि फिर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रमशः 3 0, 4 5, -1 4 और -2 -1 है। तो एक समचतुर्भुज बनाएंगे आप चित्र में जैसे यहाँ पे बना रखा है, और इसी क्रम में लिख देंगे A B C D। ए के संख्या 3 0, B 4 5, C -1 4 और D -2 और -1। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या निकालना है? इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो दो तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं कि आप जानते हैं कि जो समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो चतुर्भुज को दो बराबर त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो आप अगर त्रिभुज ए बी सी, ए के संख्या को दिए हैं, बी के दिए हैं, सी के दिए हैं, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल देंगे और उसको दुगना कर देंगे तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा आपको। और दूसरा तरीका ये है कि आप जानते हैं कि जो समचतुर्भुज होता है उसके जो विकर्ण होते हैं उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, यानी कि उसके विकर्णों के गुणनफल को अगर हम आधा कर दें तो क्षेत्रफल निकल जाएगा समचतुर्भुज का। तो यहाँ पर मैंने दूसरे वाला मेथड से लगाया है। पहले हमने विकर्ण AC की लंबाई निकाली, विकर्ण BD की लंबाई निकाली और इस सूत्र में दोनों का मान रख दिया, तो आसान हो गया प्रश्न। तो सबसे पहले आप AC निकालेंगे, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे आप। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर और सबका स्क्वायर रूट। तो AC के लिए x1 हो जाएगा 3 और y1 हो जाएगा 0 और x2 हो जाएगा -1 और y2 हो जाएगा 4। तो AC बराबर हो जाएगा 3 और -1 लिखना था, तो माइनस पहले से, तो 3 + 1 का स्क्वायर और 0 - 4 का स्क्वायर। तो 3 में 1 जोड़ के 4 और 0 ऋण 4 यानी 4, 4 का वर्ग और 4 का वर्ग, तो 4 चौको 16 और 4 चौको 16। तो AC की वैल्यू क्या होगी? 16 यानी स्क्वायर रूट 32। ठीक है। अब उसी प्रकार BD, तो BD के लिए x1 4 और x2 -2 और y1 5 और y2 -1। तो ये जाएगा 4 धन 2, 4 ऋण 2 था तो ऋण पहले से है तो धन 2 हो जाएगा, 4 धन 2 का वर्ग और प्लस 5 ऋण 1 है तो 5 ऋण 1 यानी 5 धन 1 का वर्ग। तो 4 का वर्ग 6 और 5 धन 1 यानी 6, 4 धन 2 यानी 6 और 5 धन 1 यानी 6, तो ये भी 6 का वर्ग धन 6 का वर्ग। तो BD बराबर हो गया 6 6 का 36, 6 6 का 36, 36 का दुगुना 72, वर्गमूल 72। अब आप देखेंगे कि जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना तो 1/2 इंटू D1 यानी AC वर्गमूल 32 और इंटू BD यानी वर्गमूल 72। अब स्टूडेंट्स, या तो आप 32 और 72 का वर्गमूल निकाल लो, लंबी प्रोसेस हो जाएगी, या फिर आप इसको इस तरह से करो कि 1/2 को भी आप वर्गमूल के अंदर लाएंगे तो 2 का वर्ग होता है 4 यानी 4 का वर्गमूल 2, तो इस तरह से लिख दिया। अब 4 से 32 भी करता है, 72 भी करता है, तो 4 से आपने 32 काटा 8 बार, तो वर्गमूल के अंदर आ जाएगा 8 × 72। अब इसको कंप्लीट स्क्वायर में लिखेंगे तो अगर आप 72 को आधा कर देंगे तो 36 यानी 72 को ले देंगे 2 × 36, तो 36 में अपनी पूर्ण वर्ग संख्या है, और 8 और 2 को गुणा कर देंगे तो 16 आ जाएगा, तो 16 भी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 8 × 72 को हम क्या लिख सकते हैं? 16 × 36, एक को दुगुना कर दिया, एक को आधा कर दिया, तो 16 × 36। अब 16 का भी वर्गमूल आपको पता है 4 और 36 का भी वर्गमूल पता है 6, तो हमारे पास जो फाइनल उत्तर हो जाएगा 4 × 6 यानी 24 स्क्वायर यूनिट। ये इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 23, जो कि है ज्योमेट्री से और ज्योमेट्री के वृत्त वाले पार्ट से है। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्शरेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो इसको हल करने के लिए देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप देखेंगे दिया है हमको क्या क्या दे रखा है। एक वृत्त दे रखा है जिसका केंद्र O है और एक बाह्य बिंदु है P। इस बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्शरेखाएं खींची गई हैं PQ और PR। तो हम लिख सकते हैं PQ एंड PR आर टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू ए सर्किल ऑफ सेंटर O। और प्रूव करना है हमको PQ = R, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल, PQ = PR। इसके लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन क्या है? ज्वाइन OP, OQ एंड OR। पॉइंट O से Q को भी जोड़ दो, पॉइंट O से R को भी जोड़ दो और पॉइंट O से P को भी जोड़ दो। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि दो त्रिभुज बन जाएंगे हमारे पास। एक है POQ
और एक है POR। इन दोनों त्रिभुजों की विशेषता बताते ही आप इसको सिद्ध कर देंगे। ट्राइंगल OQP, यानी ये वाला अगर ट्राइंगल हम देखते हैं तो इस ट्राइंगल में क्या है स्टूडेंट्स, इस ट्राइंगल में ये है वृत्त की त्रिज्या और यह है वृत्त की स्पर्श रेखा। तो इन दोनों के बीच का कोण 90 अंश का होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि OQ इज परपेंडिकुलर ऑन PQ। वृत्त की स्पर्श रेखा और वृत्त की त्रिज्याएं स्पर्श बिंदु पर 90 अंश का कोण बनाती हैं, तो ये वाला कोण 90 अंश का हो गया। एंड सिमिलरली इन ट्राइंगल POR एंगल R इज 90 डिग्री। ठीक है, तो हमने लिख दिया राइट एंगल ट्राइंगल OQP एंड ORP में। अगर आप इन दोनों ट्राइंगल्स में देखते हैं तो OQ इक्वल टू R, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, और एंगल OQP और ORP ये दोनों एंगल भी बराबर है, और ये दोनों एंगल क्या है, राइट एंगल है, 90 डिग्री है। और इस त्रिभुज के लिए भी OP और इस त्रिभुज के लिए भी OP ये क्या है, कॉमन साइड है, तो आपने लिख दिया दोनों बराबर है। तो सर्वांग समता की कौन सी कसौटी लग रही है, साइड, एंगल और साइड, यानी एक बेस, एक साइड 90 डिग्री और हाइपोटेन्यूज। तो कौन से है, RHS राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज बराबर है और एक साइड बराबर है। तो बाय RHS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ये दोनों ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल OQP और ट्राइंगल ORP ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, और कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी साइड्स बराबर होंगी। तो जब दो साइड्स बराबर हैं, OQOR बराबर है, OP बराबर है, तो जो तीसरी साइड है यानी इसकी साइड PQ और इसकी साइड PR ये भी बराबर होंगी, और यही हमें प्रूव करना था। और स्टूडेंट्स अब है प्रश्न नंबर 24, और जो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल से, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। और इसमें एक आपको फिगर दे रखा है, और इस फिगर में जो शेडेड एरिया है उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो फिगर क्या है, OACB एक क्वाड्रेंट है सर्कल का, जिसकी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। तो ये क्वाड्रेंट है, तो इसका जो एंगल बनेगा यहाँ पर, ये सेक्टर का जो एंगल है वो 90 डिग्री हो गया। और एक चीज़ और दे रखी है कि OA पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट है D, और D को B से मिलाते हुए एक ट्राइंगल भी बना हुआ है, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। तो आपको जो शेडेड एरिया है, यानी कि क्वाड्रेंट के एरिया में से अगर आप राइट एंगल का एरिया घटा देंगे तो जो शेडेड एरिया है उसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो इस शेडेड एरिया को निकालने के लिए आप पहले क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे, फिर आप इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, और क्वाड्रेंट के एरिया में से राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया को घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा शेडेड रीजन का एरिया। ठीक, तो क्वाड्रेंट के लिए, क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए आपको क्वाड्रेंट की रेडियस चाहिए, वो दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, और उसका एंगल चाहिए, ये दे रखा है 90 डिग्री। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB का हो जाएगा π/4 इंटू R², πr² इंटू थीटा अपॉन 360 होता है। तो थीटा यहाँ पर 90 डिग्री है, तो 90 और 360 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा डिवीजन में। मान रखेंगे 1/4 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7, और R है 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर, या 3.5 को खोलेंगे तो 1/4 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, और 11 से 22 कट जाएगा 11 बार, तो आपके पास बचेगा 11/2, और ये 7 से 3.5 बार कट जाएगा, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 11/2 इंटू 0.5 इंटू 3.5, और इन सब को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो एरिया है वो निकल जाएगा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब आपको ये जो समकोण त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल निकालना बड़ा आसान होता है। क्या होता है, 1/2 आधार गुणा के ऊंचाई, तो आधार तो इसका वही हो गया 3.5 सेंटीमीटर जो रेडियस है क्वाड्रेंट की, और ऊंचाई यहाँ पर दे रखिए 2 सेंटीमीटर। तो बहुत सिंपल है, 1/2 इंटू 3.5 इंटू 2, तो 2 से कट गया 2, तो सिर्फ बचा 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आपको लिखना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये हो जाएगा 9.625 माइनस 3.5, और 9.625 में से 3.5 घटाएंगे तो हो जाएगा 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका आंसर। और अगला प्रश्न है इसी की इंटरनल चॉइस, और ये प्रश्न हॉर्स टाइप का था, और इस प्रश्न को स्टूडेंट्स हमने
हॉर्स के पार्ट 2 में डिस्कस किया था। तो अगर आप वहाँ पर आपने इसको पढ़ा ही था तो आप इसको आराम से हल कर सकते हैं। देखिए प्रश्न क्या था कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड से 20 सेंटीमीटर है और इसके बीच में एक डिज़ाइन बनी हुई है। इस डिज़ाइन में जो शेडेड एरिया है उसका क्षेत्रफल आपने निकालना था। ठीक है, तो इसके लिए मैंने बताया था, आपको पहले ही बताया था कि शेडेड एरिया की बजाय आप पहले अनशेडेड एरिया को निकालेंगे। तो अनशेडेड एरिया आपने लिख लिया, ये 1 2 3 4। अनशेडेड एरिया 1 और 2 को अगर आप देखते हैं तो ये इस वाले से और इस वाले जो सेमी सर्कल्स हैं उनका क्षेत्रफल को आप घटा देंगे। तो हम कैसे बनाएंगे इसको देखेंगे कि पहला वाला सेमी सर्कल इस तरह से है और दूसरा वाला सेमी सर्कल इस तरह से है। अगर आप इस स्क्वायर के क्षेत्रफल में से इन दोनों सेमी सर्कल का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपके पास जो अनसाइडेड एरिया 1 और 2 है ये मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है, एरिया ऑफ 1 और 3 है, सॉरी ये तो एरिया ऑफ 1 एंड 3 तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ABCD यानी पूरे स्क्वायर का एरिया में से दो सेमी सर्कल का एरिया हटा देंगे जिनकी साइड्स जिनकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है। तो दो सेमी सर्कल का मतलब पूरे एक सर्कल का एरिया। तो ABCD यानी जो स्क्वायर है उसका एरिया तो 400 सेंटीमीटर हो जाएगा 20 इंटू 20 और 2 सेमी सर्कल्स का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 3.14 इंटू 10 इंटू 10। इस सेमी सर्कल की डायमीटर है 20 सेंटीमीटर तो इसकी रेडियस हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया हो जाएगा 3.14 इंटू 10 इंटू 10 यानी 314 वर्ग सेंटीमीटर। तो जो अनशेडेड एरिया है 1 और 3 इसका क्षेत्रफल हो गया 400 में से 314 घटा देंगे तो ये जाएगा 86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और सिमिलरली जो अनशेडेड एरिया है 2 और 4 ये भी हो जाएगा 86 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूरे फिगर में जो अनशेडेड एरिया है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 86 प्लस 86 यानी 172 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब आपको निकालना है शेडेड एरिया। तो शेडेड एरिया क्या हो जाएगा, स्क्वायर के एरिया में से जो अनशेडेड एरिया है उसको माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। तो स्क्वायर का एरिया है 400 और अनशेडेड रीजन आ गया माइनस 172। तो फाइनली आपका जो शेडेड एरिया है उसका शेडेड जो रीजन है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 400 में से 172 घटा करके 228 वर्ग सेंटीमीटर और यही होगा आपका आंसर। और स्टूडेंट्स इस पेपर का सेक्शन C का लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है आपका ज्योमेट्री से ही है और ज्योमेट्री में भी कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट से है। 7.8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है और इसे 5:8 में विभाजित करना है और दोनों भागों की लंबाई लिखनी है। तो इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो स्टूडेंट्स इस कंस्ट्रक्शन को करने के लिए सबसे पहले हमें एक लाइन खींचनी है और जिसकी लेंथ होगी 7.8 सेंटीमीटर। तो आप देखेंगे कि ये 0 से लेकर के और 7.8 तक हमने एक लाइन खींच दी और इस रेखाखंड का नाम रख दिया हमने A और B। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि हमारे पास जो अनुपात आएगा वो आएगा 5:8 यानी इस रेखा के दो टुकड़े होंगे, एक का अनुपात होगा 5 और एक का अनुपात होगा 8। यानी अगर कुल अनुपाती भागों का योग हम देखें तो ये हो रहा है 8 और 5 13 कुल 13 भाग हैं। 13 भाग में से 5 भाग एक तरफ होंगे और 8 भाग एक तरफ होंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ए से एक न्यूनकोण बनाती हुई रेखा खींचनी है और इसको लिख देंगे हम नाम AZ। अब अगर हम इस AZ रेखा पर हमें कितने चाप काटने हैं, 13 चाप काटने हैं। तो 13 चाप काटेंगे, देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 चाप खींच दिए और ये रेखा छोटी पड़ रही है तो इसलिए हमें इसको थोड़ा सा लंबा कर देंगे, इसको बढ़ा देंगे। तो इस प्रकार से और इनको हमने नाम दे दिए, ये A1, इसी प्रकार से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और
13, ये इसके 13 पार्ट हो गए। अब आपने क्या करना है, जो 13वां पार्ट है उसको बी से मिलाना है। तो लास्ट वाले पार्ट को अगर आप बी से मिला देंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा ये, ठीक है। ये है A13। तो स्टूडेंट्स अब आप देखेंगे कि 13 पार्ट हैं, तो इस ए बी को हमने 13 पार्ट के अनुपात में ले लिया। अब आपको इसका 5 और 8 अनुपात करने हैं, तो अब आप 5वें भाग को देखेंगे, यहाँ पर A5 को आप देखेंगे और A5 से एक ऐसी रेखा खींचेंगे, इसी के समांतर रेखा खींचेंगे A13 और B के समांतर रेखा। तो A13 B के समांतर रेखा खींचने के लिए आप क्या करेंगे, प्रकार की नोक रखेंगे A13 पर, ठीक है, और एक चाप काटेंगे। प्रकार के नोक को A13 पर रख करके एक चाप काटा और उसी वही चाप आपने A5 पर रख करके भी काटना है, इस तरह से, ठीक है। अब इस चाप का देख लेंगे हम कि ये कितनी चौड़ाई है इसकी, तो उतनी चौड़ाई का चाप लेंगे और यहाँ से ले लेते हैं, ठीक। तो ये दोनों चाप जहाँ पर कट रहे हैं, इन दोनों चापों को मिलाते हुए B5, इन दोनों चापों को कि कटान बिंदु को A5 से मिला लेते हैं। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा, इसी रेखा के समांतर रेखा यहाँ पर आ गई और इसने AB को जिस बिंदु पर काटा है उस बिंदु का नाम रख देते हैं हम C बिंदु, ठीक है। तो जो ये अब इस रेखा के दो टुकड़े हो गए AC और CB। तो AC और CB का जो अनुपात है वो अभीष्ट अनुपात है, AC अपॉन CB बराबर हो जाएगा 5/8। 1 2 3 4 5 भाग AC के हो गए और 8 भाग CB के हो गए। और अगर हमको इनकी लंबाई लिखनी है तो AC बराबर और CB बराबर आप नाप करके लिख देंगे। तो देखेंगे AC बराबर हो गया 3.3 और ये हो जाएगा 4.5, ठीक है। तो AC बराबर 3.3 और CB बराबर हो गया 4.5, तो दोनों का टोटल मिलकर के हो गया 7.8, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन हो गई और इस कंस्ट्रक्शन पे आपको पूरे 3 अंक मिलते। तो स्टूडेंट्स ये था आपके क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन पार्ट 2, जिसमें हमने डिस्कस किए क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 25। तो आशा है आपको ये पसंद आया होगा और आपने अपने एग्ज़ाम में जो आंसर लिखे हैं वो भी आपने चेक किए होंगे। तो अब मैं जल्दी से आपके लिए लेकर के आऊँगा अगला पार्ट, यानी सेक्शन डी के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। 5 क्वेश्चन उसमें होंगे और उन 5 प्रश्नों का हल मैं आपके लेकर के आऊँगा। और स्टूडेंट्स अगर आप इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी इस चैनल पर देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें। मैं जल्द ही मिलता हूँ अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।